सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और आज हम बद्र आलम, जो हमारे सीनियर थे, हमारे भाई हैं, जिन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों ही पसमादा विषय पे किया है, उनसे हम उनकी थीसिस के बारे में बात करने आए। ये मेरे हाथ में बद्र भाई की पीएचडी की थीसिस है और इसको हम डाल भी देंगे कि क्या क्या टॉपिक था, और हम फिर बात तो कर ही रहे हैं बद्र भाई से। तो बद्र भाई हमारे साथ जुड़े। बद्र भाई, थोड़ा सा पहले अपना, मैं चाह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आप दीजिए कि कहाँ से आप हैं, शैक्षिक बैकग्राउंड क्या रहा, फिर हम इससे बात करते हैं। हम तो बेसिकली हैं बिहार से, जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, लेकिन पढ़ाई लिखाई हमारी उत्तर प्रदेश से हुई है, ईस्टर्न यूपी से। और काफ़ी वहाँ के कल्चर में हम लोग रहे हैं। और उसके बाद मैं जामिया में आ गया, यहाँ आपका बीए किया यहाँ से 2000 के करीब में। बीए करने के बाद हम फिर जो है बीएड किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किए, उसके बाद फिर जामिया से आपका जो है एमए किए ह्यूमन राइट्स में और एमफिल किए। उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी 2022 में हमारा कंप्लीट हो गया जो है। अच्छा बद्र भाई, ये टॉपिक जो आपने, जैसे ये पीएचडी का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरेटिकल डिस्कोर्स ऑन माइनॉरिटी राइट इन इंडिया, पॉलिटिकल थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू पसमांदा मुस्लिम, है ना। तो ये आइडिया कहाँ से आया? आपने एमफिल भी शायद इसी टॉपिक पे किया था। देखिए, शुरू में जब सच्चर कमेटी जब आया, डिस्कोर्स काफ़ी चल रहा था सच्चर कमेटी के ऊपर। तो जब हम नेहरू स्टडीज़ में एमफिल करने के लिए गए, तो वहाँ पे एक हमारे टीचर डॉक्टर अरशद आलम मिले और उन्होंने कहा कि तुमको कुछ करना है। तो मैंने कहा कि सर, थोड़ा माइनॉरिटी के ऊपर सच्चर कमेटी का डिस्कोर्स चल रहा है, और थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ के ऊपर और इस पर करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सच्चर कमेटी को ढंग से पढ़ो, और ख़ास तौर से उसकी जो चैप्टर 10 है, जो सोशियो रिलीजियस प्रोफाइल ऑफ इंडियन मुस्लिम का, उसको पढ़ो और फिर एक अच्छे से फार्मूलेट करो। और जब मैंने उसको पढ़ा तो पता ये चला कि भाई कि इंडियन मुसलमानों की जो सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छे से हुआ कि उसमें जो है, जैसे हिंदू समाज में जो है आपका सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई कास्ट सिस्टम है, वर्ना है, ऑर्डर है। इस तरह से मुस्लिम समाज भी एक होमोजीनियस नहीं है, उसमें अशरफ, अजलफ और अर्जल कम्युनिटीज़ हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग मिला और उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसके ऊपर तुम काम करो और एक माइनॉरिटी राइट्स के थेरीज को पसमानदा के पर्सपेक्टिव से जो है इंटरोगेट करो। जो है उन्होंने एक टॉपिक दिया, तब से मैं एक पसमानदा के ऊपर पढ़ना शुरू किया और उस पर सोचना शुरू किया। ये बैकग्राउंड पसमानदा पे काम कर रहा हूँ। अरशद आलम भाई ने आपको मतलब ये मोटिवेट किया। उनका एक आर्टिकल भी था बहुत पहले, 2004 का शायद आर्टिकल है ना। आर्टिकल मैंने पढ़ा, सारा उनकी राइटिंग्स ही पढ़ा। आपको माइनॉरिटी अफेयर्स में छपा है, उसके बाद नेहरू स्टडीज़ में एक जर्नल आता था, उसमें छपा जो है, और जो है। तो उनके आर्टिकल्स को हमको एक फ्रेमवर्क मिला कि भाई हाँ, माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स जो है डोमिनेंट माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स कि उसमें खास तौर से बात क्या होता है डोमिनेंट राइट माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स में, भाई कि कल्चरल इश्यूज़ को उठाया जो है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ एएमयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात हुई, उर्दू के ऊपर बात हुआ, वक्फ बोर्ड के ऊपर बात हो रही थी ज़्यादातर जो है। और जो सोशल जस्टिस का इशू है, जो एक इगैलिटेरियन इशू है, एक डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन इशू है लोअर कास्ट मुस्लिम का, वो कहीं ना कहीं हमारा मुस्लिम एलीट और जो माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स था वो उसमें नहीं आ पा रहा था। तो वो एक गैप था। तो हम लोग को लगा कि भाई कि ये इस गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत है, पसमानदा पर्सपेक्टिव को लेकर के आने की ज़रूरत है। और मुझे दूसरे ये लगा कहीं ना कहीं पसमानदा डिस्कोर्स जो है कि अंदर में एक डेमोक्रेटिक पोटेंशियल है कि वो एक माइनॉरिटी डिस्कोर्स को भी डेमोक्रेटाइज करेगा, मुस्लिम कम्युनिटी को भी डेमोक्रेटाइज करेगा, लार्जर जो डेमोक्रेटिक जो एजेंडा है उसमें भी, उसके अंदर में ये है कि भाई एक लार्जर सोलिडारिटी बना करके लार्जर इंडियन सोसाइटी को भी डेमोक्रेटाइज कर सकता है। और इस्लाम की इगैलिटेरियन अंडरस्टैंडिंग भी, जो कि मसूद फलाई साहब ने और बहुत लोगों ने दिया है, वो भी आया। तो मुझे बहुत अच्छा ये अपील किया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थियरी के स्टूडेंट होने के नाते हम एक डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात करते हैं पॉलिटिकल थियरी में, और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो एक फ्रेमवर्क मिल गया कि वो इसको पकड़ करके हम एक डेमोक्रेटिक इक्वालिटी और फ्रीडम की बात कर सकते हैं। आमतौर पे ये है कि स्टीरियोटाइपिकल इमेज है मुस्लिम्स के अंदर में, कोई डिस्कोर्स नहीं होता है, कोई माइनॉरिटी मतलब डिस्कोर्स में मतलब थोड़ा सा बहुत ही स्टीरियोटाइपिकल इमेज दिखाया जाता है। तो एक लगा हम लोग कि पसमानदा जो स्तर से जो दलित बहुजन का डिस्कोर्स चल रहा था वो काफ़ी रेडिकल इगैलिटेरियन था। तो इस तरह से मुझे लगा कि यहाँ भी पसमानदा भी का डिस्कोर्स में भी एक रेडिकल और इगैलिटेरियन कंटेंट है, जिसको एक पब्लिक डोमेन के अंदर में लाना चाहिए। और मुझे ये भी हुआ कि जब मैं पॉलिटिकल थियरी पढ़ा एमए में और बीए में और आपका एमफिल के दौरान में, तो मुझे पॉलिटिकल थियरी के डिस्कोर्स में पसमानदा पर्सपेक्टिव गायब था, जो है बिल्कुल ही गायब था।
और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से मास्टर्स मैंने किया पॉलिटिकल थ्योरी में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर साहब, राजीव भार्गव मिले, आपका गुरप्रीत महाजन, जितने भी जेएनयू में भी कुछ मिला, मनोरंजन मोहंती, सारे लोगों के बड़ी करीब रहे। पॉलिटिकल थ्योरी के काफ़ी डिस्कोर्स हो रहा था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इंडिया में डेवलप किया जाए उसकी भी डिस्कोर्स चल रही थी। भिगू पारेख ने एक लिखा 1992 में आर्टिकल कि भाई कि इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी जो है अभी भी अंडर डेवलप्ड है, जो है उसको कैसे डेवलप करना है, पोटेंशियल तो है। तो ये सब डिस्कोर्स चल रहा था। लेकिन तो मैं ये सोच रहा था कहीं ना कहीं इस डिस्कोर्स में अगर हम पसमानदा पर्सपेक्टिव को लेकर के आए तो हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक एगलिटेरियन इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी को जो कंस्ट्रक्ट करने में हमको एक मदद मिलेगी, और मैंने ये कोशिश किया अपने स्टडी के दौरान। अच्छा बद्र भाई, जैसे एक इम्तियाज साहब ने काम किया था ना, तो उसके बाद एक गैप सा नज़र आता है पसमानदा या कास्ट मुस्लिम कास्ट सिस्टम पे। फिर मैं देखता हूँ कि अरशद आलम साहब ने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, आपको मोटिवेट किया काम करने के लिए। तो ये सोशोलॉजी में, इंडियन सोशोलॉजी में ये गायब कैसे हो गया, ये क्यों गायब किया गया? क्या मतलब इसके पीछे वो अशराफ ताकतें हैं जो प्रोफेसर और लेक्चरशिप में तो थी लेकिन इस पर काम नहीं करना चाह रही थी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हालांकि इम्तियाज़ अहमद का जो डिबेट 1970s में वो डिबेट चला है, और वो डिबेट से हम काफ़ी उस डिबेट को, अभी भी जब इम्तियाज़ अहमद का इंतकाल हो गया तो फिर से उस डिबेट को हम लोगों ने पढ़ा जो है। तो इम्तियाज़ अहमद एक मेजर डिबेट उठाए 1970s और 80s में कि भाई इंडिया में सोशोलॉजी तो हो रहा है, जो है इंडिया में सोशोलॉजी तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदू सेंट्रिक है, जो है कहीं ना कहीं उस सोशोलॉजी के अंदर में मुस्लिम्स जो चीज़ें, मुस्लिम इशूज़, मुस्लिम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बातें नहीं हो पा रही है। बस होता रहता है तो मुस्लिम को होमोजेनियस तरीके से देखा जाता है, जो है। लेकिन इन अदर वर्ड्स कि मुस्लिम के अंदर में सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग था, जो है। लेकिन इम्तियाज़ अहमद ने अपने राइटिंग में और बहुत सारा उन्होंने जो वॉल्यूम एडिट किया उसमें उन्होंने ये दिखाया कि मुसलमानों के अंदर में भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट से एकदम कास्ट हिंदू के समाज की तरह और मुस्लिम के समाज की तरह भी एक नहीं है, उसके ऊपर बातचीत डिबेट कर सकते हैं। लेकिन कास्ट लाइक फीचर्स और आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडियन मुस्लिम्स के अंदर में भी है। तो जब इम्तियाज़ अहमद की चीज़ों को, लेकिन जो सवाल आपने किया है कि भाई ये आगे चल कर गायब क्यों हो गई, जो है ये मुझे भी सवाल अभी भी पीछा कर रही है, और मैं इसको जानना समझने की कोशिश करता हूँ कि ये एक बैक एकेडमिक्स से गायब हो गए, मतलब एकेडमिक्स से हम के डिस्कोर्स में जो है ये आई नहीं, उस तरह से कंटिन्यूटी नहीं बनी रही। तो उसका मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे लिबरल लेफ्ट डिस्कोर्स है, और इसमें मुस्लिम लिबरल लेफ्ट डिस्कोर्स जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी शामिल हैं, कि उन्होंने मुस्लिम की जब बात होती है तो उन्होंने क्लास क्वेश्चन को तो थोड़ा थोड़ा लाते थे, जो है कि भाई हम मुस्लिम्स में हम क्लास क्वेश्चन से, इरफान हबीब ने भी एक आर्टिकल लिखा है तो उसमें क्लास क्वेश्चन की बात किया है। कुछ जो है मुस्लिम जो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं ये है, तो मुस्लिम में अंदर वीमेन की भी बात हुई थी जो है। लेकिन ये कास्ट की बात, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बाद इम्तियाज़ अहमद के बाद कोई उठाया नहीं दोबारा, जो है। और इम्तियाज़ अहमद ने भी आगे चल करके इस पे जो है इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसको हम समझने की अभी कोशिश करेंगे कि न्यू लिबरलिज्म का था, या हिंदुत्व का जो 1992 में उभार का बाबरी मस्जिद का कॉन्टेक्स्ट था, या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था। ये सब समझने की अभी ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये लगा कि दूसरे तरफ मूवमेंट चला। इम्तियाज़ अहमद की राइटिंग से क्या हुआ कि उनके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के और थेराइजेशन से क्या हुआ कि एक मूवमेंट, पसमानदा मूवमेंट फिर से जो है ना, जो कि बहुत ही आज़ादी के आंदोलन में वो मूवमेंट थी, बहुत एक्टिव थी। आपको हाँ आसिम बिरहारी साहब, अब्दुल कयूम अंसारी साहब लोगों ने, और काफ़ी एक्टिव थे, और उसका एक बहुत बड़ा रोल था एंटी कॉलोनी स्ट्रगल्स में। और उन्होंने मुस्लिम लीग को भी क्रिटिक किया, जो जिन्ना की जो मैंने अपने थीसिस में डिस्कस किया है। लेकिन वो गायब हुए, वही क्वेश्चन मैं बार बार सोचता रहा, और मैं उठाया जो है फिर अपने इसमें थीसिस में कि कहीं ना कहीं एकेडमिक डिस्कोर्स का, तो वो गायब होने का वजह थोड़ा सा मुझे अगर समझने की भाई कि न्यू लिबरलिज्म 1990 में आया, और आपका जो है मंडल कमीशन, हालांकि हाँ बाबरी मस्जिद, लेकिन जब मंडल उसमें लेकिन एक बात इमर्ज किया, जो है जब मंडल पॉलिटिक्स जो लागू हुआ तो फिर से मुस्लिम्स के ऊपर कास्ट का डिस्कोर्स एकेडमिक्स लोगों ने नहीं किया। वो जब डिस्कोर्स भी हुआ जो मंडल कमीशन के अपोज में और निगेट में, तो वो एक लार्जर सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स जो चला, एक तरफ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजिस्ट थे, एक तरफ रजनी कोठारी थे कि भाई कास्ट जो है कि मंडल कमीशन एक डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स है, सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च किसी ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स से जो इंडियन सोसाइटी के अंदर में जातिवादी आ जाएगी और इंडियन सोसाइटी में जो टेंशन और ये हो जाएगा, तो वो भी एक डिबेट चला, लेकिन मुस्लिम्स का उसमें नहीं आया। लेकिन मंडल के लागू होने के बाद बहुत सारे पसमानदा तंजीम, ख़ास तौर से जो है तो महाराष्ट्र में पसमानदा तंजीम जो चला मंसूर अंसारी के इसमें, लेकिन बिहार में जो पसमानदा मूवमेंट जो एक छलांग लगाया आज़ादी के बाद, जो है उसमें दो तंजीमें अमल में आई, जो है
एक अली अनवर साहब की तंजीम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, और एक ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा जो है जो एजाज अली साहब ने, तो ये दोनों जो है लेकर के फिर जो मंडल कमीशन के बाद जो कास्ट क्वेश्चन आया एक डिस्कोर्स में, उसको लेकर के तंजीम बने और पसमानदा क्वेश्चन को आर्टिकुलेट करने लगे। और अली अनवर ने जो किताब लिखी मसावात की जंग जो है, उस किताब ने तो एक तरह से जो है पसमानदा पॉलिटिक्स न्यू एक मतलब कि हाँ दिया जो है, एक बात और कहना पर्सपेक्टिव चाहता दिया। हाँ कि देखिए, कास्ट की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि जब कास्ट की बात आएगी तो भागीदारी की बात आ जाएगी, है ना। फिर ये होगा कि आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो बताओ कि कितने प्रोफेसर जो है पसमानदा समाज से, जैसे आज हम सवाल कर रहे हैं ना, या बिहार की जाति जनगणना के बाद कई सवाल खड़े हुए, तो ये अली अनवर साहब की किताब हिंदी में थी, और ये यही वजह मुझे है कि वो एलिट क्लास के दायरे से थोड़ी बाहर निकल के आम जनता के लिए उपलब्ध हो गई, है ना। और ख़ास तौर से बहुसंख्यक जनता जो है, जो हिंदी जानती थी, जो उर्दू और इंग्लिश के बीच वाली जनता जो थी, जो बहुसंख्यक हमारी जनता है, तो उसकी हिंदी में लिखे जाने का भी बहुत बड़ा असर रहा कि जिसने उनको इतना पॉपुलर किया। आपको क्या लगता है? हाँ देखिए, आमतौर पे एकेडमिक डिस्कोर्स तो इंडिया का बहुत ही इंग्लिश है और बहुत ही एलीट है जो है। एकेडमिक्स लोग मास से भी डिस्कनेक्टेड है जो है इंडिया के अंदर में, और वो एक मुस्लिम एकेडमिशियन के साथ भी है कि उन्होंने भी जो है मास के क्वेश्चन को जो है नहीं उठाया जो है, और मुस्लिम लीडरशिप ने उठाया, ये तो बात आपका रहा जो है। नो डाउट अली अनवर ने जो किताब लिखी वो मास तक पहुंचा, और उन्होंने बाकायदे उसमें फील्ड वर्क किया, और जो उन्होंने तंजीम बनाई जो है, तो कहीं ना कहीं अली अनवर ने इस चीज़ को जो है इस मूवमेंट को जो है एक मास के अंदर में ले करके गए जो है, और उसको पढ़ने लगे, इसके ऊपर सोचने लोग लगे जो है। और कहीं ना कहीं आपका मीडिया के अंदर में भी अली अनवर ने जो राज्यसभा का मेंबर बने, और वो तो वो लगातार वो उठाते रहे। तो अली अनवर ने नो डाउट इसको जो है ये किया, एक मास तक पहुंचाया इस मूवमेंट को, और इसी से इंस्पायर्ड हम लोग भी हुए। हम लोग भी पसमानदा मूवमेंट के ऊपर जो काम करना शुरू किए, वो कहीं ना कहीं बिहार में जो अली अनवर और एजाज अली ने जो मूवमेंट चलाया है, और उसी से जो है हम लोग भी सोचना शुरू किए पसमानदा मूवमेंट के ऊपर जो है। अच्छा, अब मैं सीधे बदर भाई की थीसिस पे आ रहा हूँ। देखिए सर, पहला चैप्टर आपने लिखा बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री। अब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपने 5 चैप्टर है, थोड़ा समझाइए क्या है बैकग्राउंड, क्या लिया आपने? हाँ, अभी तो ये है कि डिटेल हम इसके ऊपर कभी दूसरे इंटरव्यू में बात करेंगे, लेकिन हम क्योंकि देखिए आमतौर पे सच्चर कमेटी के डिस्कोर्स आया जो है, ठीक है, तो सच्चर कमेटी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव उसके अंदर, जैसे बताया ना कि हम सच्चर कमेटी की रीडिंग लोगों ने ज़्यादातर किया कि एक आइडेंटिटेरियन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रीडिंग। सच्चर कमेटी ने 3 सवाल उठाए, इक्विटी के सवाल उठाए, आइडेंटिटी के सवाल उठाए, और उसका सिक्योरिटी के सवाल उठाए। नो डाउट तीनों सवाल जो है इम्पोर्टेंट है अपने आप में, कि एक लार्जर मुसलमानों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का है, जो आज कहीं ना कहीं और उसमें इजाफा हो गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम एलीट ने और मुस्लिम अपर कास्ट एलीट ने, मुस्लिम पॉलिटिक्स ने इक्विटी के सवाल को जो है, सोशल जस्टिस के सवाल को जो है बहुत अच्छे से नहीं उठाया। और जब ये सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा कमीशन आया, तो कहीं ना कहीं फिर से जो है वो मतलब कि आइडेंटिटी के सवाल को, मतलब अपर कास्ट डिस्कोर्स जो है ना, फिर से कहीं ना कहीं आइडेंटिटी सिक्योरिटी के सवाल को जो है ना, हालांकि सच्चर कमेटी ने पहली ये है जिसने मुसलमानों के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन दिखाया, और कहीं ना कहीं डिस्कोर्स जो इक्विटी सिक्योरिटी से डेवलपमेंट की तरफ मूव किया जो है, जो डेवलपमेंटल डिफिसिट था, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ मूव किया, लेकिन उसमें पसमानदा पर्सपेक्टिव नहीं है। तो हमारे अरशद आलम ने कहा तुम सच्चर कमेटी में 10वां चैप्टर पढ़ो, तो उस 10वें चैप्टर से पढ़ने पता चला कि भाई उसमें सच्चर कमेटी ने पसमानदा मुसलमानों की, खास पसमानदा मुसलमानों को तो आरक्षण 1992 में मंडल कमीशन की वजह से मिल गया जो है, लेकिन जो दलित मुस्लिम हैं, जो अर्जल मुस्लिम, जिनकी हालात आज मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हालात उनके ख़राब है, और उनको 1950s में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उनको जो है उनको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया, तो उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। तो वो भी चीज़ को जो है मैंने उठाया, और मुझे ये लगा कि भाई कि कहीं ना कहीं कि ये पसमानदा पर्सपेक्टिव आना है, और पसमानदा पर्सपेक्टिव लेकर के आने के पीछे यही है कि जो एक माइनॉरिटी राइट्स का डिस्कोर्स को जो अपीजमेंट के साथ जोड़ दिया था, शाहबानो केस के बाद जो माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स जो आया अपीजमेंट के साथ कि भाई मुस्लिम लोग सिंबॉलिक इशू, कल्चरल इशू, उर्दू इशू उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पसमानदा पर्सपेक्टिव जब आया, तो इसने इसके अंदर एक पोटेंशियल था, और इसने एक माइनॉरिटी राइट्स को, मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम डिस्कोर्स को डेमोक्रेटाइज किया जो है, और एक पब्लिक स्फीयर में जो एक डेमोक्रेटाइज किया, और एक सोशल जस्टिस के एजेंडा को, कास्ट एजेंडा को लेकर के आया, और ये
हाँ, ये मैंने बैकग्राउंड बताया है और इसमें मिसिंग भी बताया कि किस तरह से पहले इसमें दिखाया कि लिटरेचर में खास से पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंडिया के अंदर में और मुस्लिम एलीट जो माइनॉरिटी राइट्स के थियरिस्ट हैं, उन्होंने कभी भी जो है पसमानदा डिस्कोर्स को जो है अपने टच नहीं किया था। तो वो मिसिंग भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं पसमानदा डिस्कोर्स को पॉलिटिकल थियरी के अंदर में ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने की, जो है जो मैं लेकर के आने की कोशिश किया जो है। अच्छा, जैसे बद्र भाई बोल रहे थे कि ये जो भावनात्मक मुद्दे पे बात कर रहे थे, इसी को मुस्लिम डिस्कोर्स माना जाता था। तलाक, उर्दू, अलीगढ़, हलाला, इस तरीके की जो भी बातें हैं, इसी को माना जाता था यही जो है मुस्लिम डिस्कोर्स है। पसमानदा ने वो एकांकिक छवि तोड़ी और अपनी रोजी रोटी के मुद्दों पर वो समाज को लाने की कोशिश कर रहा है, आज भी कर रहा है। अच्छा, अगला चैप्टर था आपका कि द सोशियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री ऑफ पसमानदा मूवमेंट। हाँ, इसमें क्या? इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि ये पसमानदा मूवमेंट तो 1990s के बाद जो है इमर्ज किया एक पॉलिटिकल डोमेन में, लेकिन जब मैंने इसका देखा तो बहुत सारे हमारे हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं, काम किए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ पेपर्स मुझे मिला, तो मुझे ये पता चला कि भाई कि पसमानदा मूवमेंट एक कॉलोनियल टाइम में आया था। जो है जब कॉलोनियल टाइम में जो कास्ट सेंसस हुआ तो वहाँ पे कास्ट मुस्लिम्स में भी दिखाया जो है। जब कास्ट सेंसस आया तो वो कॉलोनियल टाइम में मुस्लिम के अंदर में सेग्रीगेशन आपका कास्ट को इंडिकेट किया। तो उसमें 1910 के बाद से ही जो है बहुत सारे मुस्लिम तंजीमें बने, डिटेल्स में मैंने डिस्कस दिया हुआ है। मुस्लिम अंसार नाम के ग्रुप के जो है, फिर मोमिन कॉन्फ्रेंस को अमल में आया, और इस तमाम तंजीमों का यही था कि पहले तो वो लोग कास्ट उठाते थे जो है, और कहीं ना कहीं ये तंजीम का ये था कि दो पर्सपेक्टिव इन तंजीम में मुझे नज़र आया जो है। एक तो ये कि भाई सब्सटेंटिव सवाल को उठाते, क्योंकि कॉलोनियल जब ये रूल आया था तो ये लोग भी कॉलोनियल के टाइम में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो ये छोटे छोटे जो बुनकर थे, जो छोटे छोटे कामों करते थे जो है, इनकी जो ट्रेडिशनल रोज़गार थी, हैंडीक्राफ्ट की रोज़गार थी, ये इफेक्ट हुआ जो है। तो इनकी भी तंजीम बनी, खासतौर से वीवर्स कम्युनिटी की तंजीम बनी, और ये लोग आर्टिकुलेट करने लगे। और बाद में जाकर के ये 1920s 30s में जाकर के एक मोमिन कॉन्फ्रेंस, एक बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल आया अमल में, जिसने दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को आया था कि सारे मुसलमान जो पाकिस्तान के सपोर्ट करते थे, सारे मुसलमान जो है मुस्लिम लीग करते थे, जिन्ना के खड़े थे, ये ने कहा, इसने कम्युनल पॉलिटिक्स को क्रिटिक किया और कम्युनल पॉलिटिक्स को क्रिटिक किया, जिन्ना मुस्लिम लीग को क्रिटिक किया, और साथ साथ में इसने ये कहा कि भाई कि हम महात्मा गांधी ने जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसके साथ ये लोग जोड़ करके को मजबूत किए, जो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्टोग्राफी के डिस्कोर्स में, कहीं ना कहीं जो इंडियन हिस्टोग्राफी के डिस्कोर्स में ये पसमानदा पर्सपेक्टिव ही जो है लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है कि एक पसमानदा पर्सपेक्टिव भी है, जो कॉलोनियल टाइम में अपना बहुत ही अच्छा विरोध किया, और सांप्रदायिकता का विरोध किया, और मुस्लिम अपर कास्ट को भी विरोध किया, और कहीं ना कहीं जिन्ना की राजनीति को जो है, और कहीं कहीं कंपोजिट पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए जो है। ये समझ रहे थे कि एक कुछ और भी हिस्टोरिकल पहलू थे। हिस्ट्री जो लिखी जाती है, फिर उसमें बात होती है कौन लिख रहा है, तो किसका पक्ष ज़्यादा प्रभावी होगा, इस पे डिपेंड करता है कि उसके राइटर, मैं तो भारत के कंटेक्स्ट में बोलता हूँ, किस जाति का, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो क्यों नहीं ये बात आई कि पसमानदा मूवमेंट ने उस वक्त में मुस्लिम लीग का विरोध किया। सिर्फ दो ही पक्ष हमको नज़र आते हैं, एक मुस्लिम लीग, दूसरा कांग्रेस, और तीसरा चैप्टर है कि इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, माइनॉरिटी राइट एंड पसमानदा मुस्लिम। इसमें क्या बताया आपने? तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि 1992 में भिकू पारेख ने लिखा कि भाई कि इंडिया में अंडर डेवलपमेंट पॉलिटिकल थ्योरी है। तो उसके बाद मैं, चूँकि एक प्रोफेसर राजीव भार्गव हैं, काफ़ी उनके करीब में, वो हमारे टीचर भी रह चुके हैं, और उनके साथ मैंने CSDS में काम भी किया है। तो उन्होंने इस डिस्कोर्स को फिर से ये किया, और वो एक किताब लिखे, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाई डू नीड इट, और इज़ देयर इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी जो है। तो मैंने इस चीज़ को पढ़ा, और थोड़ी सी मेरी दिलचस्पी पॉलिटिकल थियरी में थी, चूँकि BA भी पॉलिटिकल थियरी से किया, MA भी किया जो है, और लॉन्ग टाइम, और एक अच्छे पॉलिटिकल थियरिस्ट लोगों के बीच में काफ़ी दिनों तक रहा, और उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में काफ़ी सेमिनार, डिस्कोर्स, डिबेट में मैं चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता था। और मैं थोड़ा सा लेफ्ट पार्टी से भी जुड़ा रहा जो है, लेफ्ट स्टूडेंट विंग से भी जुड़ा रहा। तो इस थोड़ा सा एक बहुत दिलचस्पी थी मेरे पॉलिटिकल थियरी में जो है। तो मैंने ये देखा कि ये बात तो सही है कि इंडिया में एक पॉलिटिकल थ्योरी, वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, इगल्टेरियन पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप हुआ, जो कि भिकू पारेख बोल रहे हैं, लेकिन उसका न होने का वजह बहुत सारा है जो है।
एक तो ये वजह है कि भाई कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल थियरी लोग जो है, जो इंडियन एक्सपीरियंस है, जैसे भिगु पारिक ने बताया कि वो जो है सही से उसको थियराइज नहीं किया गया है। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, कंटेंट है, क्लासरूम का कल्चर है, खासतौर से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, कि पॉलिटिकल थियरी में क्या है कि हम पढ़ेंगे वेस्ट को और रिप्रोड्यूस करेंगे, एग्जाम करेंगे और पास कर जाएंगे। यानी क्लासरूम जो है था उसमें ये नहीं था कि हम अपने इंडियन एक्सपीरियंस को इंगेज कर करके एक हम अच्छे पॉलिटिकल थियरी डेवलप करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी क्लासरूम टीचिंग ये सब यूरोसेंट्रिक पॉलिटिकल, जैसे कि हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो काफ़ी एक लॉन्ग इंडियन पर्सपेक्टिव नज़र आएगा जो है, और काफ़ी हिस्टोरियंस लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। सोशोलॉजी में देखेंगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव आपको नज़र आएगा। लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकल थियरी के स्टूडेंट्स में बहुत, मतलब जब हम लोग थे तो इंडियन जो पर्सपेक्टिव है या इंडियन लोअर क्लास लोअर कास्ट लोगों का एक्सपीरियंस है या लिव्ड रियलिटी, गुरु कहते कि लिव्ड रियलिटी कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिकल थियरी का हिस्सा नहीं था। तो ये एक तो उन्होंने कहा, जो कि मैंने भी देखा ये किया। और लेकिन बाद में बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई, सेकुलरिज्म की, मल्टीकल्चरिज्म और सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन काफ़ी वो वाइब्रेंट हुए। और लेकिन उस कंसेप्ट को मैंने इंटरोगेट जब किया पसमानदा पर्सपेक्टिव से, तो कहीं ना कहीं उसमें पसमानदा पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा था। उसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी राइट्स का एंगल तो आता था, लेकिन उसमें पसमानदा एंगल अच्छे से नहीं आ रहा था। तो मैंने पॉलिटिकल थियरी के अंदर में एक ये देखा, गैप देखा, और मैं ये कहा गोपाल गुरु कि हाउ सोशल साइंस इगलिटेरियन इन इंडिया। तो नो डाउट सोशल साइंस इगलिटेरियन इंडिया नहीं है दलित पर्सपेक्टिव से, लेकिन जब मैंने पसमानदा पर्सपेक्टिव से देखा तो ये आया कि सोशल साइंस में पसमानदा पर्सपेक्टिव भी नहीं है। और इगलिटेरियन पॉलिटिकल थियरी अगर बनाना है और एक वाइब्रेंट इंक्लूसिव पॉलिटिकल थियरी बनाना है, तो उसमें हमको पसमानदा पर्सपेक्टिव, दलित पर्सपेक्टिव, जितने भी लोगों को लेकर के आना होगा। और हमारे अंदर में एक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री है इगलिटेरियनिज्म का। आपका मैंने अपने थीसिस में भी लिखा है कि बुद्धा से लेकर करके आपका अशोका से लेकर करके आपका अकबर के ट्रेडिशन को देखेंगे, 13वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी की जो है रेडिकल पोएट को देखेंगे, कबीर को देखेंगे, तुकाराम को देखेंगे, ये तमाम लोगों को देखेंगे तो एक हम रेडिकल सिंक्रेटिक और हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन हमारा इंडियन इसमें रहा। और इसको हम एक्सपीरियंस को लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक पॉलिटिकल थ्योरी बनाएंगे और यूरोसेंट्रिक को हम क्रिटिक भी कर सकते हैं और उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज तब हम कर पाएंगे या एक अच्छा हम पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी की पर्सपेक्टिव को बना सकते हैं जब हम यहाँ पे जितनी सोशल ग्रुप्स हैं उसकी लिव्ड रियलिटी को उसको एकोमोडेट करें और उनको जगह दे जो है। लिव्ड रियलिटी को थ्योराइज करने की बात। हाँ, लिव्ड रियलिटी को थ्योराइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांचा इलैया का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो उन्होंने लिखा था कि जो अपर क्लास ब्राह्मण हैं उन्होंने अपने अनुभव को जो है उन्होंने पूरे हिंदू समाज पर लाद दिया है ना। वो जैसे वो कहते हैं संस्कृताइजेशन, जैसे मैंने श्रीवास की बात कर रहे हैं, कह रहे कि दलिताइजेशन क्यों नहीं हो सकता है ना। अगर एक ब्राह्मण मांस खाने लगे तो उसका दलितीकरण क्यों नहीं हो गया है ना। आपने शब्द ऐसे गढ़े, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें अपने पसमानदा समाज में भी देखते हैं जो शब्द गढ़े गए हैं वो पूरे अशराफों के नज़रिए से गढ़े गए हैं। जो हम मूवी देखते हैं, अब मुस्लिम कल्चर पे मूवी देखिए, वो सारे अशराफ कल्चर है, पसमानदा कल्चर नज़र नहीं आता उसमें। चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी पर इनके 2 चैप्टर बचे हैं वो उस पर बात कर लेते हैं। एक है माइनॉरिटी राइट, सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरिज्म एंड पसमानदा मुस्लिम। अब इसमें थोड़ा सा मुझे सेकुलरिज्म को कैसे आपने पसमानदा के नज़रिए से देखा या मल्टीकल्चर को देखा, इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट का एक अपना रोल होता है और ये सारे कॉन्सेप्ट एक कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज करती हैं जो है। और पॉलिटिकल थियरिस्ट लोगों का काम है कि भाई कि टू प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट सो दैट इट कैन वर्क इन सोसाइटी जो है। लेकिन हर कॉन्सेप्ट का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरिज्म जो है, ये सेकुलरिज्म तो बहुत डिबेट है। ये दोनों मतलब कॉन्सेप्ट जो है लोग कहते हैं कि यूरोसेंट्रिक है, यूरोप से आया हुआ है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर तमाम लोग ये करते रहते हैं, खासतौर से मल्टीकल्चरिज्म और सेकुलरिज्म के ऊपर जब बात होती है तो जो। लेकिन अगर बहुत सारे जो थियरिस्ट हैं, हिस्टोरियंस ने लिखा है कि भाई कि हमारे यहाँ भी मल्टीकल्चरिज्म का और हमारे यहाँ भी सेकुलरिज्म का एक लंबा ट्रेडिशन रहा है जो है। जैसे मैंने बताया, बुद्धा से लेकर के आपको कबीर, महात्मा गांधी, फूले ज्योतिबा फूले, आपका जो है कबीर, तमाम जो ये देखेंगे तो हमें मिलेगा कि भाई एक सेकुलर ट्रेडिशन जो है रहा है जो है। हालांकि उसकी तर्जुमा लोग अलग अलग करते हैं, धर्म निरपेक्षता करते हैं, पथ निरपेक्ष करते हैं, लेकिन एक सेकुलर हम अगर समझे तो जो है। लेकिन जब मैंने इसको ये देखा तो सेकुलरिज्म का एक लॉन्ग ट्रेडिशन है और इंडियन इसमें ये है। लेकिन सेकुलरिज्म एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट रहा है, उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। और काफ़ी तो एक राजू भार्गव ने एक थ्योरी दिया जो है जिसका नाम है प्रिंसिपल डिस्टेंस जो है।
तो लोगों ने ये समझा कि सेकुलरिज्म का मतलब हो गया, खास तौर से जो मेजोरिटेरियन ये हुआ कि लोगों ने ये समझा कि सेकुलरिज्म का मतलब कि माइनॉरिटी के लिए और हिंदू का मतलब के लिए नहीं है ये प्रोटेक्शन, मुस्लिम्स के लिए प्रोटेक्शन है, और वो साबानो केस में और उसमें दिखा भी थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप सेकुलरिज्म की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कॉन्सेप्ट दिया और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से जो हमारा निकल करके आया है, तो जो ये है कि हमारा इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन और इंटर दोनों को मुखालफत करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ जो कि इंटर रिलीजियस का मतलब कि हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है कि अगर मेजोरिटेरियन कल्चर अगर डोमिनेट कर रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो वहाँ सेकुलरिज्म खड़ा होगा और कहेगा कि नहीं भाई कि ये नहीं होना चाहिए, जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए और ये होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए सबको जो है अपनी मानने के लिए। लेकिन दूसरा यही है कि अगर माइनॉरिटीज़ की हम बात कर लेते हैं, हम हिंदू समाज की बात नहीं करेंगे, मुस्लिम समाज के ऊपर बात करते हैं कि अगर मुस्लिम समाज के अंदर में जो ग्रुप्स हैं, पसमानदा हैं, वीमेन हैं, चिल्ड्रेन हैं, तो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो इंडियन सेकुलरिज्म वहाँ भी मतलब कि इंडियन सेकुलरिज्म का ये है कि ये भी इंटरफेयर करेगा, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इंटरफेयर करेगा और इंटरनल डेमोक्रेटाइजेशन के एजेंडा को पुश करेगा। हालांकि ये था कि भाई कि जवाहरलाल नेहरू की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमको फिर उसको कैसे देखते हैं तलाक वाले मुद्दे, वो हम मुस्लिम वुमेन के ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहा था, स्टेट ने इंटरवेन किया, ट्रिपल तलाक को बैन किया, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो है, देखिए सबसे नहीं कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल कंटेम्प्रेरी भी बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेट जो है ना, कल राजीव भार्गव 2 दिन पहले एक लेक्चर हम अटेंड कर रहे थे, असगर इंजीनियर मेमोरियल लेक्चर, तो एक सवाल ऑडियंस के तरफ से आया जो है कि भाई इंटरवेंशन स्टेट का हम जस्टिफाई किस किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। भाई इंटरवेंशन अगर देखिए एक हिंदू स्टेट और एक इस्लामिक स्टेट जो है, जाहिर से बात है कि इंटरवेंशन करेगा जो है तो उसका अपने एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा जो है। डेमोक्रेटिक स्टेट तो प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या है कि जो इंटरवेंशन का इजाज़त देता है वो डेमोक्रेटिक स्टेट को देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट हमारा इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, ये जो फ्रेटर्निटी, इस स्पिरिट को इंटरवेंशन माइनॉरिटी कम्युनिटी में करना है और उसको इंटरनल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को जो अगर कम्युनिटी खुद रिफॉर्म कर रही है, ये भी है कि हम इंटरवेंशन भी करेंगे, हम डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, और कम्युनिटी खुद से रिफॉर्म कर रही है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए स्टेट अब उसको अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं करेगा। लेकिन अगर पसमानदा लोअर कास्ट मुस्लिम और वीमेन और चिल्ड्रन के साथ और किसी भी ग्रुप के साथ माइनॉरिटीज़ के अंदर में भी डिस्क्रिमिनेशन और डोमिनेशन हो रहा है, तो इंडियन स्टेट इंटरवीन कर करके वो आपको ये करेगी। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उसको इजाज़त है जो है कि कोई भी अपने धर्म का को प्रोपोगेट कर सकता है, उसको जो है मान सकता है, उसको ये कर सकता है। तो वो ये नहीं है कि भाई हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है ना ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परेटिव कि भाई हम इक्वालिटी और फ्रीडम और फर्टिनिटी, ये हम जो है इसको हम वायलेट न करें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी चाहिए कि अगर पसमानदा कोई आवाज़ उठा रहे हैं, दलित मुस्लिम वीमेन कोई आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गरीब मुसलमानों की आवाज़ है, तो उस आवाज़ को उनको एकोमोडेट करना चाहिए, सुनना चाहिए और एक उनके एगलिटेरियन रिफॉर्म को वेलकम करना चाहिए जो है, जो कि बहुत हद तक किया और बहुत हद तक करना बाकी भी है जो है। तो मतलब आप मतलब सहमत है कि ठीक हुआ तलाक वाले मुद्दे पे? मैं जो आर्टिकल लिखा था ट्रिपल तलाक तो भाई सही ख़त्म होनी चाहिए, एक ये है और वो ये है। लेकिन मैं बताया ना कि स्टेट का इंटरवेंशन, उसमें एक प्रॉब्लम क्या था जो है, जो मुझे ये लगा कि जैसे कि मान लीजिए हिंदू समाज के अंदर अगर तलाक हो रहा है तो उसको जो है पनिशमेंट कम है, मुस्लिम समाज में जो है अगर तलाक आप दे रहे हैं तो पनिशमेंट है, लेकिन ट्रिपल तलाक तो वो ख़त्म। हाँ, दैट इज। हाँ, मैं अब वापस देखिए हम लोग की मल्टीकल्चरिज्म और पसमानदा को कैसे आप देखते हैं उस नज़रिए से? हाँ, 2 कॉन्सेप्ट की मैंने बात किया। एक तो सेकुलरिज्म की मैंने कह दिया कि भाई सेकुलरिज्म थोड़ा सा आपका आगे जाता है जो है, और कहीं ना कहीं इंट्रा मल्टीकल्चरिज्म का एक जो कॉन्सेप्ट है वो 1970s में आपका जो है यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से निकला हुआ है। हालांकि इंडिया जो है एक मल्टीकल्चरल है, तो सोसाइटी रहा है, मल्टीकल्चरिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट का एक जो है एक मतलब एक लिमिटेशन भी होता है, और एक हर कॉन्सेप्ट एक कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज करता है, वो एक क्वेश्चन को एड्रेस करता है, और बाकी उसके बाद हर कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया जा सकता है जो है, ये भी एक हकीकत है।
कल्चरिज्म इंडिया में भी खास से जब आपका मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स, मेजोरिटेरियन कल्चर जो पब्लिक डोमेन में जो आज कहीं ना कहीं ये है, और माइनॉरिटी कल्चर कहीं ना कहीं आपका उसको जो साइड कर दिया गया। तो मल्टीकल्चरिज्म का है कि भाई कि हमको कल्चरल रिकग्निशन जो है ना, कल्चरल लीगल रिकग्निशन दे करके कल्चरल इक्वालिटी पब्लिक डोमेन में ये एस्टेब्लिश करना है, और हमको कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जो है। लेकिन जब हम पसमानदा पर्सपेक्टिव से बात किए तो इसकी एक पसमानदा का जो सवाल एक कल्चरल का है, रिकग्निशन का है, वो तो हो सकता है कि मल्टीकल्चरिज्म एड्रेस कर सकता है जो है, लेकिन पसमानदा के सवाल एक सोशल जस्टिस का, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। तो मल्टीकल्चरिज्म में वो मल्टीकल्चरिज्म एज ए कॉन्सेप्ट इज नॉट इक्विप्ड टू डील विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन इशू जो है। रिकग्निशन का इशू ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो एजेंडा है नहीं कर सकता है, जो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म एक थोड़ा सा काफ़ी इक्विप्ड पसमानदा क्वेश्चन को डील करने के लिए थोड़ा मल्टीकल्चरिज्म में ये एक ही है। और मल्टी की जो कल्चर की जब बात करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इलीट कल्चर की जो है ना, डोमिनेंट कल्चर के ही इक्वालिटी की बात करता है। जो पसमानदा के कल्चर है, जो लोअर कल्चर है, जो एवरीडे लाइफ में जो कल्चरल ये है, जो लोकल कल्चर है, उसकी जो है डिस्कोर्स मल्टीकल्चर में, ये भी एक मल्टीकल्चरिज्म का लिमिटेशन है, तो उसको मैंने उसमें दिखाया है जो है। हाँ, अभी जैसे बातें हो रही थी, जैसे एक बात जो बद्र भाई बोल रहे थे, सेकुलरिज्म को भारत में ये समझा जाता है कि ये जो है मुस्लिम तुष्टिकरण है, और खासतौर पर भाजपा और संघ परिवार ने इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव बना भी दिया। और तुष्टिकरण अगर है भी तो वो किसका तुष्टिकरण है, किस वर्ग का तुष्टिकरण है? हम इसको बार बार बोलते हैं कि ये अशराफ तुष्टिकरण है, ना कि पसमानदा तुष्टिकरण है। इसलिए सेकुलरिज्म बद्र भाई से कंक्लूजन के रूप में इस उनकी थीसिस का हम समझते हैं कि इसका कंक्लूजन वो क्या किस तरीके से लेके आना चाह रहे हैं। हालांकि ये तो ऑनगोइंग अभी ये है, बहुत मैं चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ। कोरोना के टाइम में फिर से मैंने सोचना शुरू किया, बहुत लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। और एक तो ये कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो जब वो उनको कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिक, मतलब कि हॉब्स को पढ़ते हैं, लॉक को पढ़ते हैं, रूसो को पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, पढ़ना अच्छी बात है वेस्टर्न पॉलिटिकल थी, लेकिन हम अपना इंडियन लिव्ड रियलिटी से इंटरोगेट नहीं करते हैं जो है। जैसे सोशोलॉजी में क्या है कि भाई इंडियन सोशोलॉजी से हम डायलॉग करते हैं वेस्टर्न, इससे जो है। फिर आपका हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री का कंसेप्ट आ गया है। पॉलिटिकल थियरी बहुत ही अभी भी यूरोसेंट्रिक जैसे कि मैंने बताया कि रहा है, और ख़ास तौर से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तो हालत ये भी है। तो मैंने एक तो कोशिश ये किया है कि भाई कि यहाँ पे जो लोअर कास्ट के पर्सपेक्टिव को लेकर के, और एक पसमानदा पर्सपेक्टिव को लेकर करके, एक दलित बहुजन डिस्कोर्स को जो इंट्रोड्यूस गोपाल गुरु ने किया है, तो उससे हम एक कहने का मतलब है कि लिव्ड रियलिटी को अटैच करें, और लगे लोगों को कि भाई पॉलिटिकल थियरी हमारे भी सवाल को उसमें। तो एक तो यूरोसेंट्रिक को मैंने ये किया, चैलेंज किया जो है। दूसरा ये है कि मैंने ये कहा कि भाई कोई भी पॉलिटिकल थियरी को अगर कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक जो है आपका तीन चीज़ जो भिकू पारेख ने उठाया कि भाई क्लासरूम की जो है में टीचिंग जो ये है स्पेस है, डिस्कोर्स है, वो बहुत सही होनी चाहिए, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। और क्लासरूम की जो पर्पज़ है, टीचिंग की जो पर्पज़ है, वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम रिप्रोड्यूस करें कंसेप्ट को जो है, बल्कि उस कंसेप्ट से हम इंगेज करें जो है। और एक होता है डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी, और एक होता है स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, रिप्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमको डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी करने की ज़रूरत है, अपने लिव्ड रियलिटी को जो है उससे अटैच करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ को तो मैंने ये उठाया। दूसरा, मैंने पॉलिटिकल थियरी को कैसे एगलिटेरियन बनाया जाए, और उसमें गौतम बुद्धा से लेकर के, कबीर से लेकर के आपका और महात्मा गांधी की आइडिया, अम्बेडकर, और हमारे जो भारतीय हिंदुस्तानी आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए हम एक एगलिटेरियन पॉलिटिकल थियरी बना सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल पॉलिटिकल थियरी की, जो ग्लोबल पॉलिटिकल थियरी की जो बात हो रही है, उस ग्लोबल थियरी में इंडियन पर्सपेक्टिव न कि कंट्राडिक्ट करेगा। और मेरा ये भी है कि भाई हम इंडियन पॉलिटिकल नहीं डेवलप करना चाहते का जो है, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी का लिमिटेशन को हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो यूरोसेंट्रिक है। इवन विल किमले का जो पॉलिटिकल फिलोसफी का किताब लिखा है, जो कि काफ़ी एक टेक्स्ट बुक की पढ़ाई इंडिया में लोग पढ़ते हैं, उसमें कभी भी इंडियन पर्सपेक्टिव की बात नहीं की गई। रिच कॉन्सेप्ट जैसे इंडिया में जो डेवलप हुआ है, आपका सेकुलरिज्म की कॉन्सेप्ट बहुत रिच है, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत रिच है, उसको नहीं पढ़ाया जाता है जो है। हालांकि अब रिकग्निशन अब लोग करने लगे हैं, अब कहीं ना कहीं हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। जो भिकू पारेख 1992 उससे हम लोग बहुत हद तक अपने पॉलिटिकल थियरी को जो है में आगे बढ़े हैं। तो एक तो मैंने पॉलिटिकल थियरी के हवाले से बात किया है। दूसरा ये है कि जो माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स है जो है में जब बात होती है, तो आमतौर पे माइनॉरिटी राइट्स के डिस्कोर्स 1980 से जो चली है, उसमें बहुत ज़्यादा अपीजमेंट का इशू आ गया है कि माइनॉरिटी राइट्स डिस्कोर्स का मतलब अपीजमेंट जो है।
लेकिन मैंने ये कोशिश किया है कि भाई अपीजमेंट तो एक जो सवाल आपने भी कहा, जाहिर सी बात है कि अपीजमेंट हुआ है, लेकिन अपीजमेंट मुस्लिम मासेस का नहीं हुआ जो है। अपीजमेंट मुस्लिम जो है एक खास म्यूनिसिपल एलीट का हुआ है, अगर हुआ भी है तो हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो आपका मैंने बात किया है कि सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरिज्म की बात किया है, तो ये सेकुलरिज्म खास तौर से जो है इसका एजेंडा जो राजीव भार्गव बोल रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है। और अगर उसके एसेंस देखेंगे इंडियन सेकुलरिज्म का, तो कहीं ना कहीं जो हम जो अप है उसको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना, एक इक्वालिटी और इक्वल ट्रीटमेंट दे करके उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना, डिस्क्रिमिनेशन और को ख़त्म करके और इक्वालिटी के ऊपर लाना। तो सेकुलरिज्म ये आपका माइनॉरिटीज़ के लिए नुकसान और हिंदू के लिए माइनॉरिटी के लिए फ़ायदा और हिंदू के लिए नुकसान का बात नहीं है, बल्कि इक्वालिटी और फ्रीडम इस्टेब्लिश करना सारे ग्रुप को और सारे लोगों को मिलना चाहिए जो है। लास्ट में मैंने लास्ट में मैंने यही कहने की कोशिश किया है कि भाई इंडियन पॉलिटिकल जो एकेडमिक उसमें पसमानदा डिस्कोर्स जैसे गायब है जो है। तो एकेडमिक डिस्कोर्स में भी पसमानदा और माइनॉरिटी डिस्कोर्स आना चाहिए, और एकेडमिक पॉलिटिकल थियरी के अंदर में उसको जो मैंने बहुत हद तक अपने कई लेखों में भी बात किया है कि उसको लेकर के आने की ज़रूरत है। और पसमानदा डिस्कोर्स की ब्यूटी क्या है, जैसे कि दलित बहुजन की एक ब्यूटी, जो दलित बहुजन डिस्कोर्स की एक ब्यूटी है कि वो हिंदू समाज के अंदर में डेमोक्रेटाइजेशन किया और कहीं ना कहीं सोशल साइंस को भी डेमोक्रेटाइजेशन किया। और इस सकता हूँ कि पसमानदा आएगा तो वो मुस्लिम समाज के अंदर भी डेमोक्रेटाइजेशन करेगा, सोशल साइंस का भी एक इगल्टेरियन कंटेंट इमर्ज करेगा जो है, और इस्लाम का जो एक जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम का भी एक डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटाइजेशन और एक डेमोक्रेटाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी पसमानदा क्वेश्चन में है जो है। एक लास्ट, अच्छा मोदी जी ने पसमानदा शब्द बोला, उसके बाद हम देखते हैं कि बहस बहुत थोड़ी तेज़ हुई, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? बस इसको आंसर करिए। ये सवाल आपने कंटेम्प्रेरी अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अगर किसी चीज़ को उठाती हैं तो एक है जो है, तो कोर्स को हमारे प्रधानमंत्री ने जिन्हें उठाया, दो बार उठाया, हैदराबाद में उठाया, फिर एक और अभी उठाया है भोपाल में भी, मतलब एड्रेस करते हुए अपने बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में भी उठाया और आज भी उठाया जो है। और काफ़ी डिस्कोर्स जो है मैं ये देखूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उठाने के बाद जो है ये काफ़ी डिस्कोर्स पब्लिक डोमेन में हुआ जो है। जब हम कर रहे थे एमफिल पीएचडी कर रहे थे तो उस डिस्कोर्स जो काफ़ी पब्लिक डोमेन में नहीं था, मीडिया में नहीं था, तो एक दो डिस्कोर्स लेवल पे तो मैं कहूँगा कि भाई आया जो है। लेकिन इसके अंदर में बहुत सारा पर्सपेक्टिव इमर्ज कर रहा है कि भाई ये आगे चल करके क्या हुआ। तो मैंने अपने पहले भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूँ कि अब तो कुछ जो है बीजेपी ने लेकर के एजेंडा नहीं लेकर के आया है। जैसे मिसाल के तौर पे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी है जो कि सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एकदम सही सवाल है कि जो दलित मुस्लिम वो सब आज निचले पैदान पे हैं, सबसे ज़्यादा उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है। आज इंडियन पॉलिटिक्स में डिस्कोर्स चल रहा है कि जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी है। तो दलित मुसलमान हैं वो सब रिप्रेजेंटेड हैं, और समाज में भी निचली और मुस्लिम समाज में भी उनका बुरा हालत है, और कहीं ना कहीं को निगलेक्ट बहुत दिन तक किया जो है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जी अगर चाहते हैं तो कुछ उनके वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जो है बहुत आसान है उसको हटा दें, तो हम लोग मानेंगे कि भाई कि एक स्टेप उन्होंने चला जो है। तो डिस्कोर्स तो अच्छा सवाल पे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन के सवाल भी अभी तक एड्रेस नहीं हो पाया है। डिस्कोर्स इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज़ गुड, पॉजिटिव है अभी, लेकिन हमको कोई एम्पावरमेंट कैसे होगा पसमानदा लोगों का, और आपका जो है उनकी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे एड्रेस होगा, ये चीज़ अभी उनको क्लियर अभी तक नहीं आया है जो है। बहुत बहुत शुक्रिया बदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बदर भाई के साथ जुड़े हुए थे और ये उनकी थीसिस थी, इस पर बात कर रहे थे। बहुत शॉर्ट में हमने बात की है और हम बदर भाई से टाइम लेंगे और एक एक टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी बदर भाई ने टाइम दिया, इतने आनंद फानंद में हमने सुबह ही फ़ोन किया था, शाम में हमको टाइम मिल गया, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे बदर भाई, आपसे कोशिश। ठीक, बहुत बहुत जय पसमादा, जय हिंद।